नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज भारत कनाडा के संबंध चर्चा में हैं और कनाडा और चाइना के संबंध भी चर्चा में हैं और ट्रूडो सरकार इसमें घिरी नजर आती है। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ श्री रोविंदर सचदेव। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप कनाडा चाइना संबंधों पे कुछ प्रकाश डालें और उसके बाद हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जो आजकल खटास आई है उस पे आपका क्या विचार है। थैंक यू। प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। कनाडा चाइना के रिश्ते एक तो आप ओवरऑल मान लीजिए अभी अच्छे नहीं है फिलहाल, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, अमेरिका और अमेरिकन ग्रुप वेस्ट वर्सेस चाइना, और काफ़ी और भी चीज़ें हैं। बट हमारे संदर्भ में मेरे ख्याल से हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल देखना है चाइना का कनाडा के साथ। जो आज की तारीख में ट्रूडो भारत के साथ व्यवहार कर रहा है, जी हाँ, मेरा ये थीसिस है कि इसके पीछे जिसे मैं कहता हूँ चाइना गेट का मामला है। चाइना गेट मतलब ये कांड हुआ है वहाँ। कांड हुआ एक तरह से हमें, जैसे वाटर गेट हुआ था। जी हाँ, वाटर गेट था जब प्रेसिडेंट निक्सन ने अमेरिकन डेमोक्रेसी को बेट्रे किया था। ठीक है, इसी तरह से ट्रूडो ने कनाडा की डेमोक्रेसी को बेट्रे किया चाइना के हाथों। उसको मैं चाइना गेट कह रहा हूँ। अब ये है क्या, देखिए 2018 और 21 में कनाडा में पार्लियामेंट की इलेक्शंस हुई थी, जिसमें चाइनीज एजेंट्स ने इन्फ्लुएंस करा, पैसे दे करके, प्रेशर डाल करके, जैसे तैसे ये वो, जिसके जरिए उन्होंने ट्रूडो की पार्टी के करीब 11 एमपीज को जितवाया। ओके। और ऑपोजिशन पार्टी जो थी कंजर्वेटिव, उसके 9 एमपीज को हरवाया, क्योंकि चाइना के नजरिए में यह था कि ट्रूडो सॉफ्ट है हमारे प्रति, और ये जो कंजर्वेटिव्स हैं अगर ये आए तो ये चाइना के साथ सख्त रवैया रखेंगे, इसलिए उन्हें ट्रूडो पसंद था चाइना को। ये बात कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता चलती रही, उसने इन्वेस्टिगेशंस भी करी, परंतु ये बात पब्लिक में बताई नहीं गई, और पब्लिक को ही नहीं, पार्लियामेंट के जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसको भी नहीं बताया गया कि ये कुछ ऐसा हुआ है और हमारी इंटेलिजेंस पे कुछ इंटेल है। ट्रूडो सरकार में बने रहे, वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 2023 पिछले साल ये भनक और ये पूरी स्टोरी एक पेपर है वहाँ का मेन, ग्लोब एंड मेल, उसने निकाली बहुत बड़ी, कि ट्रूडो सरकार इस मामले को दबा रही है क्योंकि इससे ट्रूडो को फ़ायदा हुआ था इलेक्शन में। वो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया कनाडा में। ये पिछले साल मई या मार्च की बात है, मार्च की होगी शायद। ये हुआ कि ट्रूडो नेशनल सिक्योरिटी में बहुत कमज़ोर है, इनइफेक्टिव है और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ साफ होती है कि ट्रूडो ने इफ़ेक्टिव है या इनइफेक्टिव है बात की बात है, लेकिन ट्रूडो ने वाकई देश के साथ गद्दारी की। किसी दूसरे राष्ट्र का आपके इलेक्शन में दखल और आपकी पार्टी के ही लोगों को जितवाना, ये इंगित करता है कि भविष्य में चाइना का कनाडा की राजनीति में कितना दखल होने वाला है। और ये सब जानने के बाद भी अगर जस्टिन ट्रूडो चुप रहे और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दबा कर रखा, तो उन्होंने वाकई विश्वासघात किया है कनाडाई जनता के साथ। एग्जैक्टली। और ये बहुत बड़ा बवाल बन गया था पिछले साल कनाडा में। जी हाँ। अब हुआ क्या, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई पार्लियामेंट की। जी हाँ। जिसमें इनके कोई जानने वाले, कोई अच्छे इनके बचपन के दोस्त थे, पड़ोसी थे, उसको हेड बना दिया गया। उसको लेकर और बवाल हुआ कि ये तो इसके जानने वाला है तो फेवरेबल रिपोर्ट देगा। और उन्होंने कमीशन जब शुरू करा, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सेंसिटिव है, हम पार्लियामेंट तक को नहीं बता सकते। ओके। तो बड़ा और स्कैंडल बढ़ गया। अब आ जाइए आप निज्जर के केस के करीब। 7 सितंबर को पिछले साल
इस इंक्वायरी कमीशन का एक नया जज अपॉइंट हुआ, पिछले वाले को हटा दिया गया, जो कि चाइना गेट को इन्वेस्टिगेट कर रहा चाइना गेट के लिए नया जज इकट्ठा नियुक्त किया गया। जी हाँ। ट्रूडो भारत आ गए G20 मीटिंग के लिए, हाँ वो आए थे, यहाँ से वापस गए। बहुत ही डिजास्ट्रस उनकी मीटिंग रही यहाँ पर। जी हाँ, वापस गए जी। और 18 सितंबर को उन्होंने पार्लियामेंट में आके निज्जर वाले केस की भारत के ऊपर चार्ज लगाया, बड़ा, जो पहली बार उन्होंने करा 18 सितंबर को। जी हाँ, उन्होंने नो अनसर्टेन टर्म्स में कहा कि भारत निज्जर केस में, निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व है। ओके, अब जी हाँ, बात है कि उसने ये क्यों कहा और उस दिन क्यों कहा। यहाँ पर चाइना गेट और निज्जर गेट में, निज्जर गेट आपने नया शब्द बना दिया, यस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जी हाँ। ग्लोब एंड मेल को, अच्छा मीनवाइल ये चाइना गेट के बड़े तगड़े स्कैंडल चल रहे थे ये वो। जी हाँ। मीनवाइल ग्लोब एंड मेल को ये भी पता चला निज्जर किलिंग को लेकर के कि कुछ कैनेडियन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें कुछ शायद भारत के लिंक आ रहे हैं। जी हाँ। उस अखबार को ये पता चला अपनी इंटेलिजेंस से। उन्होंने वो स्टोरी छापने के लिए तैयारी कर रहे थे। ट्रूडो के दफ्तर पीएम ऑफिस ने उनको बोला कि आप ये स्टोरी मत निकालो, डिले करो, क्योंकि वो फिर इंडिकेट करता कि ट्रूडो एक तो पहले चाइना के समय सोता पाया गया, हाँ। अब इंडिया के समय सोता पाया गया है, तो ट्रूडो टोटल फेलियर है। जी हाँ। वो होता, उन्होंने मना कर दिया। 18 सितंबर को ही ग्लोब एंड मेल ने वो स्टोरी ब्रेक करी और उससे चंद घंटों पहले या उसी समय ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये भारत के खिलाफ चार्ज लगाया। पॉइंट बीइंग, ट्रूडो चाइना गेट से अवर अटेंशन डिफ्लेक्ट करना चाहता था, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि मैं अपने देश के नेशनल हित के लिए बिल्कुल बहुत एक्टिव ड्यूटी पे खड़ा हूं, मैं काम कर रहा हूं। जी हाँ। और मैं पार्लियामेंट को ये बता रहा हूं, क्योंकि फिर भी डेली एंड मेल ने, अखबार ने ट्रूडो से पहले ये स्टोरी ब्रेक कर दी। उसी दिन, आई थिंक उनमें सुबह अखबार निकला होगा, पार्लियामेंट शायद 9 बजे 10 बजे शुरू होती होगी, तो उसी दिन ग्लोब एंड मेल ने वो स्टोरी निकाल दी। और इधर ट्रूडो ने पार्लियामेंट में अपना, मेरे ख्याल से एक तरह से ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बड़ा बम्ब फेंका टुवर्ड्स भारत, जी हाँ। भारत की ओर, कि मैं भारत को ब्लेम कर दूं, अक्यूज कर दूं कि भारत इतनी बड़ी हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, तो मैं अपने देश में दिखाऊंगा कि मैं एक सतर्क सिपाही हूं अपने देश का, और जो चाइना ने करा वो कुछ नहीं था, या वो मैं उसको हैंडल कर रहा था, देखो मैं अब इसको कैसे हैंडल कर रहा हूं। ओके। तो ये है चाइना गेट। तो हम जब मानते हैं कि ट्रूडो का जो भी व्यवहार है ये वो भारत के प्रति वोट बैंक के कारण है, डेफिनेटली वोट बैंक्स हैं, बट वो आधी कहानी है। आधी कहानी है चाइना गेट, जिसके चलते इसको, ट्रूडो को अपनी इज्जत, अपने देश के अंदर अपनी इमेज बढ़ाने के लिए कि मैं स्ट्रॉन्ग लीडर हूं, उसको डाइवर्ट करके उसने इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा चार्ज लगा दिया, उसमें डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, भटकाने की राजनीति। और जिस तरीके का उनको यहाँ पर रिसेप्शन मिला था G20 में इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली में, वो भी एक उनके अंदर एग्जैक्टली वो भी बिल्कुल तरोताजा होगा। और उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो जो करने जा रहा है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसने डिसीजन लिया, इसकी चॉइस थी। देखिए पार्लियामेंट में जाके क्यों बोला, ये चीज उनकी जो माउंटेड पुलिस है RCMP वही अनाउंस कर देती, हाँ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस। ट्रूडो ने क्यों बोला और पार्लियामेंट में क्यों बोला, क्योंकि उस चीज को पूरी महत्वता देना चाहता था कि भाई चाइना गेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसमें आ रहा था कि आपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं बताया। जब पार्लियामेंट में ट्रूडो साहब ने बयान दिया, उसके बाद भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक संबंधों में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। उस पर कुछ कहेंगे सर? ओ यार डेफिनेटली यस। उस गिरावट को आप एक तरह से नाप सकते हैं कि हमने एक दूसरे के कितने डिप्लोमेट्स आगे पीछे हुए हैं। जी हाँ। तो जब पहला कदम एक्चुअली कनाडा ने उठाया, जी हाँ, जो पार्लियामेंट में स्पीच दी ट्रूडो ने 18 सितंबर को, और उसके 1-2 दिन के अंदर ही इन्होंने हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन होता है हमारा वहां पर, जी हाँ, उसमें एक सीनियर ऑफिशियल को एक्सपेल कर दिया, जी हाँ, पवन राय को। उन्होंने वहां एक्सपेल यहाँ करा। अब डिप्लोमेसी में हर चीज रेसिप्रोकल होती है। हाँ। हमने एक यहाँ से कैनेडियन डिप्लोमेट को हमने एक्सपेल हमने करा, उसके बाद रिश्तों में फिर भी चार्जेस चलते रहे। फिर हमने कैनेडियंस को वीजा देना बंद कर दिया अक्टूबर में। जी हाँ, राइट, कि हमने बोला हमारे हाई कमीशन के वहाँ लोगों पे काम ज़्यादा, सेफ्टी की हमें डर है।
ओके। राइट, क्योंकि थ्रेट्स आ रही थी हमारे स्टाफ पे, हमने वीज़ा देने बंद कर दिए काफ़ी टाइम के लिए, 2-1 महीने के लिए, राइट। उसके बाद हमने कनाडा को बोला, और कनाडा ने करीब अपने 40 डिप्लोमेट्स विड्रॉ करे भारत जी से। हाँ, भारत ने कहा कि हम पैरिटी पे स्टाफ रखेंगे, और भारत का स्टाफ वहाँ कम था, कनाडा का ओवर स्टाफ था यहाँ। तो कनाडा को फोर्स करना किया गया कि आप अपने यहाँ से हटाएं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कनाडा के हाई कमीशन दिल्ली में उनका स्टाफ कोई 21 रह गया था, ऐसा हुआ। जी हाँ, करीब, हाँ एग्जैक्टली, करीब 62 या ऐसी कुछ थे, उनमें से 41 को रिड्यूस किया गया तो 21 रह जी गया, हाँ। समथिंग लाइक दैट। अभी एक रिसेंटली फिर हुआ है एक राउंड। अब ये जो रिसेंट राउंड हुआ है, इस राउंड में जो हुआ है ये रिसेंट में, इसमें हमने अपने 6 डिप्लोमेट्स विड्रॉ करे हैं कनाडा से। ओके। अभी जो इन्होंने चार्ज लगाया उसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा हाई कमिश्नर जो है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि पुलिस उसको इंटरव्यू करना चाहती है, उसको बुलाना चाहती है पुलिस स्टेशन। ओके। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वही हुआ, उसको बुलाया, उनको इंटरोगेट करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनिंग करनी है, और 4-5 लोग और थे। तो हमने 6 अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को विड्रॉ कर लिया। ओके। हमने यहाँ 6 विड्रॉ करा, और हमने कनाडा को कंप्लेन किया कि आप ये क्या बात लगा रहे हो चार्ज हमारे हाई कमिश्नर पर। तो हमने कनाडा के हाई कमिश्नर जो इंडिया में है, एक्टिंग है फिलहाल, उसको मिनिस्ट्री ने बुलाया, और हमने इनके 6 डिप्लोमेट्स को बोला कि आप 19 अक्टूबर तक बोरिया बिस्तर बांध के भारत से चले जाओ, चले जाइए। यस। तो आज हालात ये हैं कि हाई कमिश्नर नहीं है, डिप्टी हाई कमिश्नर नहीं है, और फर्स्ट सेक्रेटरी नहीं है। जी हाँ, जो टॉप 6 पोस्ट होती है, तो मान आप लीजिए। इसमें बात करेंगे कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक मेल्ट डाउन है दोनों कंट्रीज के बीच में। जी हाँ सर, ये बिल्कुल मेल्ट डाउन है जिसे कहते हैं, और मेल्ट डाउन शब्द तो इंडिकेट करता है कि जो चीज़ थी वो ऐसे मेल्ट हो गई है, तो उसको आप वापस बना नहीं सकते, शायद ये पिघल गई है, पिघल रहा है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न डिप्लोमेसी के पिछले दशकों में इस तरह का नहीं हुआ है जिस तरह का भारत और कनाडा का डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ आपस में जा रहा है। 2 मैच्योर कंट्रीज, डेमोक्रेसीज। तो दोनों कंट्रीज टिट फॉर टैट की डिप्लोमेसी में आ गई। जी हाँ सर, टिट फॉर टैट की में आ गई हैं, और इस समय इस समय टिट फॉर टैट में आ गई हैं, और आई थिंक वेट कर रही हैं दोनों, नहीं तो कम से कम भारत इंतज़ार कर रहा है कि कनाडा के अंदर जब इलेक्शन होनी है अगले साल, अभी दूर है, अक्टूबर अगले साल में होनी है, बट हो सकता है उससे पहले ट्रूडो पार्टी के अंदर ही इसकी सीट हिल जाए तो कोई दूसरा बन जाए। तो हम वो उस तरह का इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल हम टिट फॉर टैट पर हैं, बट मेरे विचार से अगर ट्रूडो हार भी जाते हैं, इनकी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो अपोजिशन है वो भी पावर में आती है, तो हम ये नहीं इमेजिन करना चाहिए हमें कि रात और दिन का डिफरेंस हो जाएगा। जी हाँ, कि बिल्कुल वो माइनस से प्लस हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव्स में भी बहुत सारे उनके पॉलिटिशियंस हैं जो खालिस्तानी समर्थकों के, खालिस्तान के कॉज को सिंपैथी से देखते हैं। उनका जो लीडर है पियरे, उसके बाद 2 उनके नंबर 2 हैं पार्लियामेंट में, उनमें से एक बंदा टिम उप्पल, वो भी खालिस्तानी सेपरेटिज्म का सिंपथाइजर है। उसने एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर कि ट्रूडो के पॉलिटिकल जीन्स में है कि भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देना। अगर आप उनके पिता का देखें कार्यकाल, तो उन्होंने भी खालिस्तानियों को समर्थन दिया था, और कनिष्का बॉम्बिंग में जो इन्वॉल्व थे उनको पनाह दी थी। तो जूनियर ट्रूडो कोई डिफरेंट नहीं है, उनके भी पॉलिटिकल जीन्स में ये चीज़ है खालिस्तानियों का समर्थन करना। कैसे पाते हैं आप इसे? इंटरेस्टिंग पाते हैं, बट वेरी राइट, जीन्स में है इस तरह का कुछ। एक चीज़ और है ऐसे में, अभी तक इनको लगता था कुछ वर्षों तक कि कनाडा तो दुनिया में एक जगह में अपना अकेले अच्छे से हम बैठे हैं, ये बहुत दूर हैं। ये जो थर्ड वर्ल्ड है, वहाँ जो चीज़ें हो रही हमसे बड़ी दूर हैं, वहाँ जो हो रही हैं होने दो। ग्लोबल साउथ कहिए सर। हाँ, ग्लोबल साउथ जैसे राइट। और वहाँ से अगर कुछ लोग आ गए कनाडा में तो ठीक है, उन्हीं से यारी दोस्ती होके उन्हीं ने जो कहा उन्हीं को उन्होंने मान लिया, और बाकी उन्हें था कि ये बहुत दूर है, तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा समझने को
ग्लोबल साउथ को या थर्ड वर्ल्ड को या हम भी इंडिया को उन वर्षों में। तो उनके विचार वैसे ही रह गए कि जो भी हो रहा है हमसे बड़ा दूर हो रहा है, वहाँ लाखों लोग मर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं मर रहा ना, होने दो। यहाँ पर एक चीज़ सर देखने को मिलती है कि कनाडा में जो सो कॉल्ड खालिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या उनके सिंपथाइज़र हैं, इसकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और दोनों मेन पार्टी जो हैं कनाडा की, उन दोनों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है। वो अपने वोट बैंक में ये नहीं चाहेंगे कि एकदम से खुलेआम उनकी बुराई करें, विरोध करें ताकि वो वोट बैंक चला जाए। दे कैन स्विंग वेरी मच सर। और कनाडा में 2 नहीं 3 मेन पार्टीज हैं। 2 तो बड़ी हैं, हाँ। लिबरल्स जो ट्रूडो अभी हैं और कंजर्वेटिव, ये 2 बड़ी हैं। जी हाँ। और एक तीसरी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 25-30 सीटों की है, पर ट्रूडो को सरकार में कोएलिशन उन्हें लेना पड़ा अपनी मेजॉरिटी के लिए। जी हाँ। तो कनाडा में 3 प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और अभी हम आप कह रहे हैं कि इन 2 पार्टी लिबरल और कंजर्वेटिव में सिंपथी है तो उन्हें करना पड़ेगा खालिस्तानी सिंपथी के साथ, पर ये जो तीसरी पार्टी है ये तो खालिस्तानी ही है। जी हाँ। एनडीपी की, जिसका लीडर है जगमीत सिंह। जी हाँ। एंड जगमीत सिंह एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर है कनाडा में। ओके, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन है या पॉलिटिकल इक्वेशन है कनाडा में जी, तो ये खालिस्तान की प्रॉब्लम कनाडा की पॉलिटिक्स में रहेगी और भारत के साथ विरोध उसका चलता रहेगा। ये खालिस्तान की प्रॉब्लम कनाडा की सोसाइटी में रच गई है, जिसे कहते हैं ना रच गई है कोई जी हाँ। चीज, सिस्टमिक हो गई है, स्ट्रक्चरल है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता। वी हैव टू लिव विद इट। यस, वील हैव टू लिव विद इट। कुछ बदलाव आ सकता है, यस बदलाव आ सकते हैं, अच्छे लीडर आए, प्राइम मिनिस्टर जो मिडिल पाथ की तरफ जाएं थोड़ा, बट उसमें भी टाइम लगेगा। और तब भी जो हम शायद एक्सपेक्ट करते हैं वो तो किसी हालत में अचीव नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और हमारी ये कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में ये फ्रिक्शन पॉइंट फ्यूचर में भी रहेगा। में भी नहीं, बिल्कुल फ्यूचर में रहेगा अनफॉर्चुनेटली। यस, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में ये फैब्रिक में चला गया। एग्जैक्टली, फैब्रिक में चला गया ना, इसको निकाला नहीं उसको जा आप कैसे निकाल सकते हो, फैब्रिक में चली गई है वो चीज। तो आप कनाडा भारत के संबंधों को यहाँ से कहाँ देखते हैं? अभी तो कुछ नहीं है। बेस्ट ये होप कर सकते हैं कि कुछ समय में, स्पेशली जब सरकार चेंज हो, चाहे अगर ट्रूडो रहा तो कुछ नहीं चेंज होगा, बट अगर कोई दूसरा लीडर आ गया तो धीरे धीरे करके दोनों देश आपस में वर्किंग रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी शुरू करें कुछ चीज़ों में। वो है, परंतु एट द सेम टाइम जो वहाँ की लोकल आप इकोनॉमी के हालात भी देखिए, वहाँ की इमिग्रेशन के नंबर कम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के नंबर कम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कम हो रही हैं। तो वर्किंग रिलेशनशिप हमारी शुरू कुछ तो चल ही रही है भाई, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है दोनों देशों में, माल खरीद बेच हो रहा है, बट इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगी। जी हाँ। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो ये देखता है मैं जिस देश में निवेश करूं वहाँ की सरकार और मेरे देश की सरकार आपस में दोस्ताना है, क्योंकि अगर मेरी कुछ प्रॉब्लम उस देश में हुई तो मैं अपनी सरकार को बोलूँगा, वो उसको बोलेगी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर 2 देशों के पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो बड़े इन्वेस्टर बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इस समय बहुत बड़ा स्कोप है पब्लिक डिप्लोमेसी का, ओके, पीपल टू पीपल रिलेशंस का। देखिए हमारे इतने भाई बहन हैं कनाडा में, ओके, कुछ खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, डायस्पोरा बहुत बड़ा। हाँ, और कनाडा के लोग भी फंडामेंटली एक आम कैनेडियन इंडिया के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। जी हाँ। ट्रूडो भी जो आया था 2018 में, उसका ट्रिप पूरा बर्बाद हो गया था क्योंकि कुछ खालिस्तानी उसकी विजिट में थे, पर ट्रूडो तो यहाँ तो हंसने खेलने आया था, वो बॉलीवुड में जाके डांस कर रहा था, भंगड़ा डाल रहा था, यहाँ अमृतसर गया पगड़ी पहन के, ये वो, राइट। तो आम कैनेडियन का व्यू प्रति इंडिया बहुत पॉजिटिव है, नॉर्मल है। ये तो ट्रूडो जो चाइना गेट में फंस गया, इसने अपने को बचाने के लिए, टेंशन डाइवर्ट करने के लिए निज्जर गेट बड़ा बना दिया। जी हाँ। अदरवाइज कैनेडियन पीपल आर गुड पीपल। और श्योर हमारे हिस्ट्री में कनाडा से टेंशन्स रही हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, सैंक्शंस को लेकर, पर पिछले 10 सालों में अच्छी खासी बैक एंड फोर्थ हो रहा था, वो बढ़ाया जा सकता है।
मिडिल पाथ के हिसाब से पब्लिक डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, क्योंकि जब लोग आपस में एक्सचेंज होते हैं तो कुछ गलतफहमी भी दूर होती है और वो ब्रिज बनता है ट्रेड का भी जी हाँ। और प्रमोशन का भी। तो यहाँ पर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस और कॉन्टैक्ट से उम्मीद की जा सकती है कि इंडो कैनेडियन रिलेशंस शायद सुधर जाए। सर आपका बहुत धन्यवाद कि you, आपने रेड ओवर ग्रीन के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्लेजर आपके साथ, थैंक यू।